बीजेपी ने जम्मू कश्मीर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साहिल गुलाटी। चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन शुरू हो गया है। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का जो ऑपरेशन शुरू हुआ है वो जानकारी के मुताबिक नगर कोटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही नाके पर आने वाले वाहनों की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बांड टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया था। वाहनों की जांच के दौरान आतंकवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों पर सुबह 5 बजे फायरिंग शुरू कर दी थी। फायरिंग के बाद आतंकवादी जो है वो जंगल की तरफ भागने लगे थे। फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर अभी तक आ रही है कि एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। एनकाउंटर के चलते जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि मारे गए सभी आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। मारे गए 4 आतंकवादियों में से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही चौथे आतंकवादी का शव अभी उसकी तलाश जारी है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि इन एनकाउंटर में कुछ पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर है, जिसमें एसएसपी श्रीधर पाटिल भी शामिल है। चलिए अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। जब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिंक जो है वो दिल्ली से उसके तार जोड़े जा रहे हैं। दिल्ली में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क सामने आए हैं। दिल्ली में रहने वाले एक शख्स के तार जैश कि गिरफ्तार दोनों आतंकवादियों के साथ जोड़े जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में अभी 2 दिन पहले ही जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी संदिग्ध रूप से गिरफ्तार कर लिए गए थे। दिल्ली वाले इस शख्स को लोकेशन कई बार बांग्लादेश बॉर्डर पर भी मिली है। जांच एजेंसियों को दिल्ली में एक बार और कश्मीर में साथ ही 4 लोगों की भी तलाश है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादियों के मोबाइल फोन में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए जैश के आतंकी लतीफ और अशरफ की व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होने की खबर है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जिहाद रखा गया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में दिल्ली का भी एक शख्स जुड़ा हुआ है। फिलहाल जांच एजेंसी दिल्ली वाले शख्स के पीछे लगी है। वहीं आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े दिल्ली वाले शख्स की लोकेशन कई बार बांग्लादेश बॉर्डर पर मिली है। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो रहा है। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। बता दें कि पिछले 10 दिन में दिल्ली में 60,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। हालात सुधरते नहीं नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मौत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते रात जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कल सबसे ज्यादा 131 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब तक 24 घंटे में इतनी संख्या में कोरोना से जान नहीं गई है। वहीं 24 घंटे में 7486 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 5 लाख के पार चली गई है, जबकि कुल 6901 मरीज रिकवर हो चुके हैं। तेजी से बढ़ते आंकड़े और घटती स्वास्थ्य सेवाओं ने हालात को भयानक रूप दे दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीटीबी अस्पताल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने वहां जीटीबी अस्पताल में 232 आईसीयू बेड बढ़ाने की बात पर सहमति जताई है। माफ कीजिएगा। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है, जिसको खुद राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन पर अपनी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ देश की पहली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी वानर सेना बनाई है और सेनानियों के साथ काम किया था। अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने उन्हें शक्ति का स्वरूप बताया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक कार्यकुशल प्रधानमंत्री और शक्ति स्वरूपा श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि। पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करता हूं।
चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। नेपाल में सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। वहां पर सीपीएन पार्टी में घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि बुधवार को भी गतिरोध देखने को मिला था। पार्टी के विचार विमर्श किए बिना सरकार चलाने के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 10 दिन का समय मांगा है। प्रधानमंत्री ओली के बुलावतर स्थित अधिकारी निवास में जैसे ही बैठक शुरू हुई, ओली ने पार्टी के केंद्रीय सचिवालय के सदस्यों से कहा कि वह अगली बैठक में अलग राजनीतिक दस्तावेज पेश करेंगे। इसे तैयार करने के लिए 10 दिनों का समय भी मांगा है। सीपीएम के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी की अगली बैठक 28 नवंबर को होगी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वहीं यूएस से यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान को बड़े झटके लगे हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान समेत जो अन्य 11 देश हैं उनको भी यहां पर अब बड़ा झटका लगा है। 12 देशों में भारत शामिल नहीं है। वहां पर अभी तक ये खबर आ रही है कि उनका वीजा जो है वो अस्थायी रूप से उस पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बुधवार को इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि यूएस अधिकारियों द्वारा लिया गया ये निर्णय देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से संबंधित माना जा रहा है। साथ ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि यूएस ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के लिए आगे की घोषणा तक अस्थायी रूप से नए यात्री वीजा जारी करने के निलंबित कर दिया है। उन्होंने यहां कहा कि जारी वीजा के लिए निलंबित लागू नहीं होगा। पाकिस्तान के अलावा आपको बता दें कि यूएस सरकार ने तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमेनिया, लिबिया, केन्या और अफगानिस्तान के अन्य लोगों के लिए भी यात्री वीजा जारी करने पर निलंबित कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान समेत 12 अन्य देशों के वीजे को निलंबित कर दिया गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारत और चाइना के बीच जो घमासान इस वक्त बॉर्डर पर चल रहा है उस पर एक नया मामला सामने आया है। लद्दाख में चीन से जारी गतिरोध का समाधान जल्द ही निकलता देख भीषण सर्दियों में चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत ने जबरदस्त तैयारी की है। भारतीय सेना ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किसी भी दुस्साहस के लिए निपटने के लिए बेहद दुर्गम इलाकों में तैनात सभी सैनिकों के रहने के लिए बिस्तर, अलमारी, बिजली, पानी, साथ ही गर्म पानी रहने के लिए हीटर और साफ सफाई के इंतजाम जैसी सुविधाओं से लैस आधुनिक आवास तैयार कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि मोर्चे पर मौजूद सैनिकों की तैनाती के हिसाब से उनके लिए गर्म टेंट की व्यवस्था भी की गई है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि भारतीय सेना की मौजूदगी वाली कई जगह पर नवंबर के बाद से भीषण सर्दियों के तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में सर्दियों के दौरान 30 से 40 फीट तक बर्फ पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका की इस वक्त से बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हार मानना थोड़ा निराशाजनक लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इस वक्त एक ट्वीट कर कहा है कि वह इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल करी है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 3 नवंबर को हुए चुनाव में जीत दर्ज की है। ट्रंप ने इसके साथ ही पूरे अमेरिका में चुनाव में धांधली के आरोप को भी दोहराया है। साथ ही ट्रंप ने बड़े अक्षरों में ट्वीट किया और लिखा है कि मैंने चुनाव में जीत दर्ज की है। पूरे देश में चुनाव में धोखाधड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ट्वीट अमेरिका के मानचित्र के साथ टैग किया, जिसमें कहा गया है उन्होंने पिछले चुनाव में मुकाबले 1 करोड़ अधिक मत मिले थे, जिसमें हिस्पैनिक बहुल इलाके भी शामिल है। आपको बता दें कि मीडिया ने जो बाइडेन को चुनाव का विजेता घोषित कर दिया था। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 538 सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज में 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन 270 से अधिक इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त भारत में
एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। ये सम्मेलन 19 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में आयोजित कर्नाटक सरकार बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और एमएमएस एक्टिविटी टेक कम्युनिकेशन के साथ मिलकर उसका उद्घाटन किया है। साथ ही इस खास कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के बाद आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही बेंगलुरु प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन 2020 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, स्टीव परिसंग के वॉइस प्रेसिडेंट गाय परमेलियम और कई अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां जो हैं इसमें हिस्सा ले सकती हैं। इसके अलावा भारत और दुनिया भर के अनुभवी नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सीबीआई पर एक बड़ा एक्शन सामने आया है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर जांच के लिए रोक लगा दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआई की छानबीन के अधिकार क्षेत्र में संबंध के अवसर पर सवाल उठा दिए हैं। अक्सर ये सवाल सामने आता है कि क्या जांच एजेंसी सीबीआई को संबोधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत होगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि प्रावधान संविधान के संदेह चरित्र के अनुरूप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में जिसमें शक्तियां और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है, यह प्रावधान संविधान के संदेह चरित्र के अनुरूप है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार में एक आदेश जारी किया था। कहा गया था कि राज्य में जांच के लिए सीबीआई की दी गई अनुमति वापस ली जाती है। हालांकि जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से फिलहाल चल रही छानबीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भविष्य में सीबीआई महाराष्ट्र में किसी भी मामले में जांच पड़ताल करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी, जब तक कि अदालत की इस तरफ की जांच के आदेश नहीं दिए गए हों। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। धन्यवाद।